गुड आफ्टरनून। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के पार्ट सेकंड फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स अंग्रेजी भाषा है ना, उसका शब्द है जेनेटिक्स। ये ग्रीक भाषा के शब्द जेन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू बिकम या टू ग्रो। टू बिकम या टू ग्रो, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बनना या विकसित होना। जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें वेरिएशंस और हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर वगैरह होते हैं ना, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर, उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, उसको कहते हैं हेरिडिटी। ये है ना, ये प्रोसेस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होती है। हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस पे कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है? जो सेम पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी दोनों प्रोजेनी में जो डिफरेंस होता है ना, उसको वेरिएशंस कहते हैं। या पेरेंट्स और प्रोजेनी में जो डिफरेंस होता है ना, उसको वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं, या तो होते हैं आनुवंशिक होते हैं या वातावरणीय दशाओं से होते हैं। पेरेंट्स के जो गुण होते हैं ना, वो अगर संतति में आते हैं तो उनमें जो डिफरेंस आता है उसको तो आनुवंशिक कहते हैं। और वातावरण से जो वो ग्रहण करता है ना, उनको कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशंस। कुछ बेसिक है जो आज हम पढ़ेंगे, जैसे जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। जेनेटिक टर्म किसके द्वारा दी गई? बेटसन के द्वारा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। मॉडर्न फादर कौन है जेनेटिक्स के? वो है बेटसन। इनहेरिटेंस टर्म है ना, वो स्पेंसर ने दी थी। और जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है ना, उसको दिया था टीएच मॉर्गन ने। ठीक है। अब कुछ टर्म्स है जो अपन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर से। कैरेक्टर क्या होता है? ये होते हैं मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो होते हैं जो अपन बाहर से देख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। और जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे हाइट, शेप, कलर, ये सब होते हैं मॉर्फोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब चीजें, ये होती है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फिर पढ़ते हैं वो ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स होते हैं लक्षण। लक्षण मतलब एक प्रत्येक कैरेक्टर होता है ना, वो दो या दो से अधिक लक्षण रखता है। इसकी जो कैरेक्टर की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है ना, उसको ही अपन ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर मान लो हो गया, कलर हो गया, कलर कैरेक्टर है, तो उसमें ट्रेड्स क्या हो गया? ट्रेड्स हो गया रेड, हो गया ब्लैक, हो गया, ये सब होते हैं ट्रेड्स। अब शेप में देख लो, राउंड देख लो, रिंकल देख लो। राउंड तो हो गया इसका कैरेक्टर, और रिंकल और राउंड ये सब होते हैं इसके ट्रेड्स। फिर अपन पढ़ते हैं जीन। जीन क्या होती है? जीन होती है जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं ना, उसको जीन कहते हैं। जीन टर्म है ना, वो दी थी जॉनसन ने। जो फैक्टर है ना, फैक्टर शब्द है ना, वो दिया था मेंडल ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं एलील। एलील क्या होती है? एलील होती है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन होता है ना, जहां जहां जिस लोकेशन पर जीन होता है ना, उसी पे एलील होता है। एलील होते हैं ना, वो एक लोकेशन पे एक से अधिक हो सकते हैं, पर जीन होता है ना, वो एक लोकेशन पर एक ही होता है। अब लोकस क्या होता है? लोकस होता है जीन की जो स्थिति होती है ना, जीन क्रोमोसोम पर किस स्थिति पे है, उसको कहते हैं लोकस। एक लोकस पर एक ही जीन होता है, पर एक लोकस पर दो या दो से अधिक एलील हो सकते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? किसी व्यक्ति की जो आनुवंशिक संरचना होती है ना, उसको जीनोटाइप कहते हैं। ये जीनों वगैरह जीन के द्वारा इन सब से डिसाइड होती है। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होती है बाह्य आकार की। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ना, वो होते हैं फिजियोलॉजिकल। इसमें आती है हाइट आ गया, कलर आ गया, शेप आ गया। शेप में राउंड, रिंकल, ये सब हो गया। कलर में हो गया ब्लैक, रेड, व्हाइट, ये सब हो गया। हाइट में हो गई, टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, ये सब होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? डिप्लॉइड स्टेज पे जो दोनों एलील होते हैं ना, वो समान होते हैं। जैसे ये हो गए कैपिटल टी आ गए दोनों, या कैपिटल आर आ जाए। ये टी होता है ना, ये लंबे को डिफाइन करते हैं और ये राउंड को डिफाइन करते हैं।
ये हो गए होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है, जो डिप्लॉइड स्टेज होती है ना उस पे दोनों एलील अलग अलग होते हैं। जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, ये आते हैं हेटेरोजाइगस में। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, इसको थोड़ा और अच्छे से देखें। होमोजाइगस क्या होता है, सम युग्मजी, मतलब दोनों युग्मज समान होते हैं। हेटेरोजाइगस क्या होता है, विषम युग्मजी, मतलब विषम मतलब अलग अलग होंगे दोनों, ठीक है। होमोजाइगस में क्या होता है, इसमें एक जीन होती है ना, एक जीन के ऊपर जो दोनों एलील होते हैं ना वो समान होते हैं। मान लो कैपिटल टी या कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दोनों होते हैं ना वो समान एलील होते हैं, अलग अलग नहीं होते। विषम युग्मजी में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र पर जो एक जीन उपस्थित होती है ना, वो उस जीन पे जो दो एलील होते हैं जो समान लोकेशन पे होते हैं ना वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। देख लो इसमें कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जो एलील है ना वो दोनों अलग अलग होते हैं, और जो इसमें कैपिटल वाला होता है ना वो इसमें डोमिनेंट होता है। अब एलील का बता देते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील होती है प्रभावी एलील। प्रभावी एलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाती है ना वो होती है डोमिनेंट एलील। जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर, ये एलील है ना, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाती है तो ये डोमिनेंट हो गई। और रेसेसिव वो होती है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, वो होती है हेटेरोजाइगस। जैसे हो गए स्मॉल टी स्मॉल आर, ये हो गया। अब मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसमें ये है ना कैपिटल टी, ये अपना प्रभाव दिखाएगी, मतलब लंबा को दर्शाएगी। है कैपिटल टी हो गया रेसेसिव, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो अपन डोमिनेंट और रेसेसिव एलील को और अच्छे से पढ़े तो इसमें डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट मीन्स होता है प्रभावी, रेसेसिव क्या होता है अप्रभावी एलील, ठीक है। डोमिनेंट में क्या होता है, इसमें लक्षण प्रारूप होता है ना, को सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था है ना, इसमें दोनों में अपना प्रभाव दिखाते हैं। सम युग्मजी क्या होता है, इसमें दोनों युग्मक होते हैं ना वो समान होते हैं, कैपिटल टी। विषम युग्मजी में क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, पर इन दोनों कंडीशन में दोनों में प्रभाव दिखाते हैं ना वो होता है डोमिनेंट। और रेसेसिव क्या होता है, जिसमें ये रेसेसिव में क्या होता है, विषम युग्मजी अवस्था में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, ओनली सम युग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। जैसे सम युग्मजी में मान लो टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, तो इसमें पौधा बोना होगा और इसमें लंबा होगा। अब इसमें ये रेसेसिव एलील है ना वो अपना प्रभाव दिखा पाती है, पर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है ना विषम युग्मजी अवस्था, उसमें ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। जो विषम ये है ना, डोमिनेंट को अपन कैपिटल लेटर्स में दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल टी हो गया, कैपिटल आर हो गया। रेसेसिव क्या होता है, रेसेसिव में अपन इसको स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं, जैसे स्मॉल टी हो गया, स्मॉल आर हो गया, ये होते हैं रेसेसिव एलील, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है, जैसे क्रोमोसोम का बता देती हूँ। ये सेल होता है ना, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। ये हो गई अपनी सेल, इसमें हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है ये होता है अपना क्रोमोसोम। ये हो गई सेल, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया अपना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के ऊपर अपने जीन होती है, जीन प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम है ना वो जो इनहेरिटेंस है ना उसका भौतिक आधार होता है। कल अपन स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट मतलब जो मेंडल था ना उसने 1866 में कंसेप्ट दिया था अपना। तो मेंडल से पहले कितने साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया, मेंडल के बाद साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, मतलब इन्होंने बताया कि पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स जाते हैं ना वो कैसे जाते हैं, उनमें क्या होता है, वो सारी थ्योरीज दी थी उन्होंने। तो प्री मेंडेलियन कंसेप्ट है ना, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर होते हैं ना वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इनके अनुसार ये ब्लाइंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गई थी। अब इन्होंने 5 थ्योरीज दी थी जो मैं आपको बता देती हूँ अभी, जिनको अपन सही से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये समथिंग 5-6 थ्योरीज थी जिनको अभी मैं बता देती हूँ आपको नाम। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी,
फॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी? प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी थी स्वारडम और बेनेट ने। ये फर्स्ट थ्योरी थी। सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये किसने दी थी? ये दी थी वोल्फ ने। अब हम आगे की थ्योरीज देखते हैं। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस थी थर्ड थ्योरी। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। इस टाइप है ना टोटल 5 थ्योरी है। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज दी थी, पर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना वो 5 थ्योरी है। नॉर्मली इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फोर्थ थ्योरी अपनी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उपार्जित लक्षणों की दी थी इसने। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स उपार्जित लक्षण, मतलब इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने ऐसे कहा था कि जो पेरेंट्स है ना उनसे ये लक्षण नहीं मिलते, काफी टाइम से है ना वातावरणीय दशाओं से ये लक्षण ग्रहण करते हैं और ये अगली संतति में फिर धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये थ्योरी दी थी लेमार्क ने। इनके अनुसार वो एक थ्योरी इन्होंने ये भी बताया था कि जिराफ है ना, जिराफ की गर्दन स्टार्टिंग में इतनी लंबी नहीं थी, पर वातावरणीय दशाओं के कारण ऊंची गर्दन करके ये खाना खाते थे कंटिन्यूसली, तो इनके आगे की संतति उनकी गर्दन लंबी होने लग गई। फिर लास्ट थ्योरी है अपनी जर्म प्लाज्म की थ्योरी। लास्ट थ्योरी है जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी वाइसमैन ने। ये टोटल 5 थ्योरी होगी जो इंपॉर्टेंट है, यही नॉर्मल एग्जाम में पूछी जाती है। इन थ्योरीज के बारे में अपन विस्तार से कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट भी था, जिसमें मेंडल ने जो कंसेप्ट दिया था ना उसमें इसको रीडिस्कवर किया गया। उसके बाद के जो कंसेप्ट है ना वो पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट हो गए, जिनके बारे में अपन कल अगली क्लास में पढ़ेंगे।